जब एग्ज़ाम्स ऐसे आनन फानन में कंडक्ट कराए जाएं तो हमें भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। जब सरकार बुलेट ट्रेन बन चुकी है तो हमें भी रॉकेट बनना पड़ेगा, हमें भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिस के नए तरीके निकालने होंगे। पुराने घिसे पीटे तरीक़ों से प्रैक्टिस नहीं होगी, टाइम ही नहीं है आपके पास। स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा सिंह और पोल पाथ पे आप सभी का स्वागत है। तो प्रैक्टिस को हम दूसरे तरीके से करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिस, अब हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। रिवीजन भी होगा तो आधा होगा, इस तरफ का हुआ उस तरफ का नहीं हुआ, ये पार्ट हुआ वो पार्ट नहीं हुआ, ये फैक्ट रह गया वो कवर हो गया, ये होगा। तो अभी टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के जो है कॉन्सेप्ट पर, जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन हमने हाँ यस टिक टिक करने का टाइम नहीं है अभी आपके पास। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट के फैक्ट पकड़िए, उनको एक जगह इकट्ठे कीजिए, मेमोराइज कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। पात्रता परीक्षा है, आप जो है मेरे अकॉर्डिंग यदि करेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर जो एक पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल जो है, अगली परीक्षा के लिए एलिजिबल पक्का हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बाकी बातें हम बातें बाद में कर लेंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ज़्यादा जो है हम फैक्ट को देखेंगे, टॉपिक को कवर अप करने की यहीं पर तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन जो है करने का टाइम गया है ही नहीं टाइम। यहाँ पर हम आपकी जो यूनिट 14 है, जो आपका सिलेबस की यूनिट 14, उसके टॉपिक कवर करेंगे और जो रीजनल दिए गए हैं वहाँ पर संगठन, उनको पूरा कवर कर लेंगे आज सारे का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में कब किया जा रहा है। देखिए ये जो है आपके अपने देश में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। और फिर ये टॉपिक है आपके उसमें G20, नाटो, सार्क, आसियान और एक और टॉपिक है ब्रिक्स। इतने टॉपिक जो है दिए गए हैं और उसमें G20 आपके टॉपिक है और आपके शहर में हो रहा, यानी कि आपके देश में ये आयोजित किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कब सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया जा रहा है देखेंगे। 6 और 7 सितंबर 2023, 23-24 सितंबर 2023 या 9-10 सितंबर 2023 या 23 से 25 फरवरी 2023। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 9 से 10 सितंबर 2023 में जो है ये शिखर सम्मेलन क्या आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, आयोजित तो किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली में कहाँ किया जा रहा है, प्रगति मैदान में किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। और ये शनिवार, यानी कि 9 तारीख को शनिवार है, शनिवार को प्रारंभ होगा। ठीक है, और 10 को है रविवार, और रविवार को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात है कि ये प्रगति मैदान में तो हो रहा है, मेज़बान कौन है। मेज़बान क्वेश्चन आ जाए कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन है, क्वेश्चन घुमा के पूछते तो 18वें का भारत ही जो है मेज़बानी कर रहा है। तो मेज़बान 18वें शिखर सम्मेलन का जो G20 के शिखर सम्मेलन है, इसका मेज़बान कौन है, भारत है। ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो 23 से 25 फरवरी है ना, 23 से 25 फरवरी में इसकी जो है ऑलरेडी बैठक हो चुकी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके पहले जो 9-10 के पहले कब हुई है, तो 23 से 25 फरवरी के बीच में इनकी बैठक ऑलरेडी एक बार हो चुकी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बैठक हो चुकी है, इनकी बैठक या कह लीजिए सम्मेलन हो चुकी है। डेट क्या थी, 23 से 25 फरवरी। चलिए दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है। तो ये मोदी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है। एक बात यहाँ समझने वाली और है कि जिस देश को मेज़बानी दी जाती है उसी देश का जो है राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख, जो भी वहाँ अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री वही अध्यक्षता करता है, यानी कि वही कंट्री का
जो राजनेता होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। देखो पूर्व जो ये G20 का शिखर सम्मेलन है, पूर्व सम्मेलन, सारी G20 की बात हो रही हैं तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। पूर्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो अगर हम पूर्व सम्मेलन की बात करें तो ये बाली में हुआ था, इंडोनेशिया। ठीक है, बाली जो कि इंडोनेशिया में है, और ये हुआ 2022 में ये हुआ था। ठीक है, और अगला जो आगामी सम्मेलन है, आगामी सम्मेलन कहाँ पर है? आगामी सम्मेलन की बात करें, अभी आपके पास एक एक क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। एक टॉपिक उठाइए, सारी चीज़ें उठा लीजिए, वहीं से ग्रैब कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक जगह सुरक्षित कीजिए। तो ये जो है ब्राज़ील शिखर सम्मेलन 2024 में होता है। ठीक है, आगामी सम्मेलन जो 2024 में होगा, कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, 2023 का भारत में है ही, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या है? कितने इसमें जो है वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का कितने लोगों का समूह है, यानी कितने सदस्य देशों का ये समूह है? तो ये 20। इसमें क्या है पूछता है? ये 20। इसमें वित्त मंत्रियों और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ये समूह है, गवर्नर्स का समूह है ये। तो ये 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस का समूह है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है G20 का मुख्यालय कहाँ है? आपको क्वेश्चन क्या है? G20 का मुख्यालय कहाँ है? यदि हम बात करें कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन है आपके सामने मैक्सिको, ब्राज़ील, केन्या और या फिर बेंगलुरु। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, मैक्सिको में है। मैक्सिको में इसका जो है मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब होती है? G20 की स्थापना कब होती है इसकी? तो इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 में होती है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसका देखो प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद इसमें जुड़ी हुई है, तो यूरोपीय परिषद के सदस्य करते हैं। कौन करता है प्रतिनिधित्व? तो यूरोपीय परिषद के सदस्य। और कौन करता है साथ में? और जो ये बैंक होते हैं, कौन से बैंक? यूरोपीय केंद्रीय बैंक। तो ये यूरोपीय केंद्रीय बैंकों द्वारा इनका जो है प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक, इनके द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। यदि हम बात करें कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो जैसे इसका नाम है 20। हम सदस्य देशों की बात यदि करें तो कितने होते हैं? यहाँ पर 19 देश हो जाएंगे, 19 देश, और यूरोपीय यूनियन शामिल है। और यूरोपियन जो है एंड यूरोपियन यूनियन ये एज अ होल शामिल है। यूरोपियन यूनियन इसको जो है, तो ये भी शामिल है इसमें, इसीलिए इसको जो है G20 कहते हैं, यूनियन। ठीक है, ये इसमें शामिल है। और यदि हम बात करें इसका मोटो क्या है, मोटो की बात कर लें, मोटो तो इसका है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, एक पृथ्वी, एक
पृथ्वी, एक परिवार, एक परिवार, एक भविष्य, एक भविष्य, ये जो है इसका मोटो है। और एक एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसका मोटो है, ठीक है। और संस्कृत में बात करें तो कभी पूछता है कि संस्कृत में इसका क्या, तो वासुधैव कुटुंबकम, वासुधैव कुटुंबकम इसका जो है संस्कृत में ये शब्द इसके लिए परफेक्ट होगा, ये भी दिया गया है इसी में। तो और ये क्या करता है, कितने इसमें जो है, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, हर किसी का उद्देश्य होता है, हर संस्था का, संगठन का उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो जो है औद्योगिक एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है। तो एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है, तो ये इसका जो है उद्देश्य हो गया। यदि हम बात करें कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1919 में बर्लिन में हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिसंबर 1999 में हुआ। कहाँ था ये, बर्लिन में। बर्लिन है कहाँ, ये जर्मनी में है, जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है पहला सम्मेलन होता है। और याद रहे कि ये 18वां शिखर सम्मेलन है जो कि यहाँ इंडिया में हो रहा है, तो इसका नंबर याद रखना है। और ये पहला है, दक्षिण एशिया में पहला शिखर सम्मेलन है G20 का, ठीक है। दक्षिण एशिया की बात हो रही तो पहला है, और भारत में भी ये पहला है, ठीक है। तो 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ और दक्षिण एशिया का ये पहला है। देखेंगे और इसके शेरपा कौन है, भारत में G20 का शेरपा कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में G20 का शेरपा कौन है, भारत में G20 का शेरपा कौन है, ये, तो ये हैं अमिताभ कांत जो हैं इसके शेरपा हैं। देखो कार्य प्रणाली पर ध्यान देना है। इस कार्य प्रणाली के 2 ट्रैक हैं, यहाँ पर 2 ट्रैक हैं। कौन सा, एक वित्त ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। G20 की कार्य प्रणाली में 2 ट्रैक हैं, कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली, कुछ भी कह लीजिए। इसमें कितने हैं, 2 ट्रैक हैं, ठीक है। कितने हैं, 2 ट्रैक हैं। एक पहला क्या है, पहला हो जाता है वित्त ट्रैक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में कौन आएगा, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, ये जो है इसको नेतृत्व करते हैं। वित्त ट्रैक को कौन है, वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्रियों और कौन, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के द्वारा जो है इसको नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। इनके द्वारा नेतृत्व इसका होता है। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में क्या होता है, शेरपा ट्रैक को किसके द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है, शेरपा ट्रैक का, तो ये जो इसका शेरपा करते हैं, इस ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा कौन होते हैं, तो ये जो है नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। ये नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं और इसका नेतृत्व शेरपा ट्रैक का यही करते हैं। देखो एक ये है कि अध्यक्षता समर्थित है, कैसे, इसका कोई सचिवालय नहीं है। अगर पूछ ले तो इसका कोई सचिवालय नहीं, सेंटेंस में आ सकता है, तो इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, ठीक है। तो ये
काम कैसे करता है? ये क्या करता है कि अध्यक्षता समर्थित है, जो ट्राइका बोलते हैं इसको, ट्राइका होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पिछला होता है, यानी कि जिसने अध्यक्षता ले चुका है अभी जस्ट, जो वर्तमान है, जो ले रहा है, ठीक है, और क्या होगा, एक जो मतलब आने वाला है, यानी कि भविष्य में जो इसके बाद आने वाला ही कर लेते हैं यहाँ पर, तो आने वाला 3 होते हैं। तो पिछला यहाँ पर कौन था? पिछला था भारत। ये भारत के केस में अगर जब ट्राइका होगा, अध्यक्षता समर्थित होगी, तो कौन कौन उसमें बैठेगा, कौन कौन ट्राइका में रहेगा? तो जब भारत का ये 9-10 को ये होगा सम्मेलन, तो पिछला कौन होगा? इंडोनेशिया, क्योंकि ये इंडोनेशिया में पिछला हुआ था, बाली में। अभी हमने ऊपर बात की थी, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था, तो पिछला हो जाएगा इंडोनेशिया। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आ जाएगा हमारा भारत, क्योंकि भारत अभी कर रहा है इसका, जब ट्राइका जो है, ट्राइका के द्वारा समर्थित होगी अध्यक्षता तब। और आने वाला कौन है? आने वाला है ब्राज़ील, यानी कि ये अगली जो है ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील है, अगला ब्राज़ील है। तो ये भारत के केस में ये ट्राइका हो जाएगा इन 3 देशों का। पिछला इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर भारत जो वर्तमान में रहेगा, और अगला जो है ब्राज़ील हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि जैसे ही एक देश से जो है अपना ये सम्मेलन का समापन करता है, जो दूसरा देश होता है, यानी कि जिसको अगली बार सम्मेलन करना होता है, तो वो अध्यक्षता वही उसी सम्मेलन में उसको दे दी जाती है। तो जैसे अभी ब्राज़ील, ये क्या है, भारत जो समापन करेगा तो ब्राज़ील को अध्यक्षता दे देगा। अभी तक जो है मोदी के पास थी इसकी अध्यक्षता, अभी क्या है, ब्राज़ील इस समापन को 10 तारीख को जैसे समापन होगा, तो ये अध्यक्षता कहाँ चली जाएगी? ब्राज़ील के पास चली जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी। इसका सचिवालय नहीं होता है, और ये ट्राइका द्वारा जो है इनका जो है चीज़ें जो है अध्यक्षता समर्थित होती है इनकी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं सुबह 10 बजे मॉर्निंग में प्रैक्टिस दे रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, उसमें एनसीईआरटी के आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उसको भी आप देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो ये पात्रता परीक्षा होती हैं इसमें तो भर के आते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटो में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12 हैं, 19 हैं, 31 हैं, या उपर्युक्त कोई नहीं है? तो नाटो की बात हो रही है यहाँ पर। नाटो में इस समय जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं, यानी कि 31 सदस्य देश हैं, ठीक है। इसमें कि जो है 29 क्या है, यूरोपियन है, और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं। तो जो 29 हैं, कितने? 29 ये यूरोपियन हैं, यानी कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और जो 2 हैं ये कहाँ की हैं? ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकी हैं, उत्तरी अमेरिका यहाँ से हैं ये, ठीक है। और टोटल कितनी है? 31 कंट्रीज़ इसमें हैं, सदस्य देश इसमें हैं। और ये नाटो क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है। नाटो किसका है? ये नॉर्थ अटलांटिक तभी इसको भी पूछ लेता है, नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है फुल फॉर्म है नाटो का, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? देखेंगे हम स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है 1949 में होती है, 1949 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। देश आपको हमने बताई दिए कितने हैं इसमें। देखो नाटो के संस्थापक सदस्य कितने हैं ये भी आपको याद रखना है। तो संस्थापक सदस्य की यदि बात करें हम, संस्थापक देश की बात करें तो ये थे 12, ठीक है। 12 देश हैं। कौन कौन से हैं ये 12 देश? आप सुन लीजिए कौन कौन से हैं, और अगर यदि आपको नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा और
ये क्या है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है और इटली है, लग्जमबर्ग है, ठीक है। और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये हैं। ये जो है 12 सदस्य जो है संस्थापक थे, और बाद में अगर आगे क्या करके 19 आकर के और मिल जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके ये मिलते हैं। 12 संस्थापक हैं प्लस 19 आकर के मिल जाते हैं, टोटल अभी 31 हैं, ठीक है। 31 हैं। सबसे लास्ट में मिलने वाला कौन है, फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड जो है सबसे लास्ट में इससे आकर के मिला है। देखो अगली बात क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट, तो चलिए यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं। तो फिनलैंड क्या है, 31वां सदस्य देश है, यानी कि सबसे लास्ट में ये जुड़ा है। और कब जुड़ा है, 2023 में जुड़ा है, ठीक है। ये 2023 में जुड़ा है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और यदि बात करें कि इसमें देखिए 29 कितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन देश हैं, ठीक है। और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, देश हैं। तो टोटल कितने हुए, 31 हो गए, ठीक है। और इस नाटो के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप ये रूस ने क्या किया कि वार्सा पैक्ट बनाया था। वार्सा पैक्ट बनाया था, और कब बनाया था, 1955 में बनाया था। और लेकिन जैसे ही 19 कब टूटता है, 1991 में इसका विघटन हो जाता है पूरी तरह से। तो ये जो सदस्य जो देश जो इसमें जुड़े थे वार्सा पैक्ट में, ये लगभग सारे के सारे जाकर के ज़्यादातर इसमें जुड़ गए हैं, नाटो में जुड़ गए हैं, जिनमें से ये फिनलैंड जो है लास्ट जुड़ा है। और इसके पहले उत्तरी मैसेडोनिया जुड़ा है। उत्तरी मैसेडोनिया कब जुड़ा था, ये 2020 में जुड़ा था, उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। देखो नाटो क्या है, एक क्या है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव डिफेंस यानी कि सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलेंगे। और यदि आप मुझे भी सुनेंगे, और जो लिख रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, और मुझे सुनेंगे पूरी तरह से बिना स्किप किए वीडियो को, तो पक्का है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हर कुछ लिखा नहीं जा सकता है, सभी कुछ लिखा नहीं जा सकता। हम बोल रहे हैं, आप उसको जो आपके लिए नया है वो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो उस पर ध्यान दीजिए। जो ये नया है कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नाटो क्या है, डेडिकेटेड है कि अगर एक पे इसका सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि जो भी इसके अंतर्गत जितने भी देश हैं, तो एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। एक पर आक्रमण सब पर माना जाएगा, सब पर, यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं सब पर आक्रमण माना जाएगा, और सभी मिलकर जो है उस आक्रमण करने वाले देश पर आक्रमण करेंगे। तो एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। और तो इसे कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत बोलते हैं। और ये जो वाशिंगटन ट्रीटी है, वाशिंगटन ट्रीटी है, इसके आर्टिकल 5 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है, 5 में दिया गया है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली यहाँ पर यह है कि जो है इसका प्रयोग कब हुआ। जो आर्टिकल 5 का प्रयोग, यानी सामूहिक सुरक्षा है, एक पे आक्रमण सब पे आक्रमण समझा जाएगा, तो क्या ऐसा कभी हुआ, कोई कितनी बार ये मौका आया कि ऐसा कुछ घटित हुआ। तो ये जो है ऐसा एग्रीमेंट इनके बीच में हो रखा है, और ये एक बार जो है इसको जो यूज किया गया है इस आर्टिकल 5 को, तो अभी तक जो है सिर्फ एक बार इसको यूज किया गया है, सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5, कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 5 का प्रयोग हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, प्रयोग हुआ है, कब हुआ है। जो ये 9/11 का टेररिस्ट अटैक था यूनाइटेड स्टेट पर 2001 में, तो इसको देखेंगे 9/11 का अटैक, 9/11/2001 का जो अटैक था, ठीक है, कहाँ था, यूनाइटेड स्टेट पर। तो इसी समय जो है आर्टिकल 5 का यूज किया था। तो सिर्फ एक बार यूज किया गया है, प्रयोग हुआ है, कब हुआ है, 9/11/2001 में, जो आतंकवादी अटैक था, आतंकवादी अटैक किया गया था, उस पर आक्रमण इस समय जो है यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। देखो दूसरी बात क्या है कि नाटो एक सैन्य संगठन है। क्या है ये, नाटो जो है, नाटो सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन है, ठीक है।
लेकिन ये क्या कहता है कि पहले पीसफुल रेजोल्यूशन, जो विवाद होंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनका सलूशन ढूंढता है, लेकिन और उसमें जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट अगर फेल हो जाते हैं तब क्या करेगा, ये मिलिट्री पावर यूज करेगा, क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पावर यूज करेगा। तो ये नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, ठीक है, नाटो सैन्य संगठन है। और इसी के जो है प्रतिक्रिया स्वरूप वार्सा पैक्ट लाया था यूएसएसआर 1955 में, और 1991 में इसका विघटन, जैसे यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो क्या होता है, इसके ज़्यादातर देश जो है नाटो में सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें से जो अगर बात करें तो हंगरी, पोलैंड और बल्गेरिया और एस्टोनिया एंड लातविया, ये सब हैं। और सबसे जो लेटेस्ट है तो ये फिनलैंड है, जो कि 2023 में शामिल हुआ है। यदि हम सेकेंड लास्ट की बात करें, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर पूछता ही है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने फिनलैंड तो बता ही दिया है, 2023 में जो है हुआ है। ये जो नॉर्थ उत्तरी मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया है, ये कब जुड़ता है नाटो से, तो ये नाटो से जुड़ा है 2020 में। तो ये सेकेंड लास्ट है, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट है। और फर्स्ट लास्ट कौन है, फिनलैंड है, जो कि 2023 में जुड़ा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड लास्ट जुड़ने वाला देश है। और यदि और गहराई में जाकर के पूछता है कि नाटो की जड़ें किस संधि में पाई जाती हैं, तो किस संधि में जो जड़ें अगर देखें, नाटो की जड़ें कहाँ पाई जाएंगी, तो ये जो है नाटो की जड़ें ब्रुसेल्स संधि जो है, ब्रुसेल्स की संधि यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, शुरुआत इसकी यहीं से हुई थी, ब्रुसेल्स की संधि यहाँ पर जो है पाई जाएंगी, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो चीज़ों को, जो एक टॉपिक उठाइए उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। टाइम बिल्कुल आपके पास है नहीं, तो इसी तरह से यही स्मार्ट वे है स्टडी का। जब लास्ट टाइम थोड़ा टाइम बचता है तो इसी तरह से स्टडी करनी होती। एक एक क्वेश्चन पे आप जाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, 10 फैक्ट आपके अनसुलझे रहेंगे। ऐसे जब टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको सारा कुछ एक प्रकार से समझ में आता चला जाएगा। उतने ही टाइम में आप एक टॉपिक को पकड़ बना लेंगे। प्लस एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने एमपी सेट में भी यही कहा था कि जो भी पात्रता परीक्षा होती है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो एमपी सेट में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया जैसे मैंने बताया था। आपको मैं बता रही हूँ कि आपके यहाँ भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की ज़्यादा भरमार रहेगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखिए अपना। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे काम आएगा जब टीजीटी के लिए आप बैठेंगे, यानी कि जब चयन परीक्षा में बैठेंगे तब काम आएगा। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो है आप फोकस बनाइए और जल्दी जल्दी पूरा चीज़ें जो है रिवाइज करके आगे बढ़िए। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके उसमें। तो आई थिंक यहाँ पर नाटो से संबंधित हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, और बाकी जो हमारी जो और भी प्लेलिस्ट लगी हुई है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन वाइज करा रखा है। तो यदि आपको क्वेश्चन वाइज ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। वहाँ पर सब कुछ जो क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय, विदेशी नीति, ये सब हमने दे रखी है, तो आप वहाँ से फॉलो करके बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यही दिया है कि नाटो का अनुच्छेद 5, जो नाटो का अनुच्छेद 5 है, कितनी बार प्रयोग में लाया गया है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यही होता है जब थ्योरी पार्ट आप डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कितनी बार आया है, एक बार अभी तक यूज में आया है, 2001 में 9/11 के अटैक में, ठीक है, जो उस पर हुआ था, अमेरिका पे हुआ था। देखेंगे हम नेक्स्ट। देखो इनका सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो है इनका है, किनका, नाटो का है, ठीक है। और आर्टिकल 5 में इसका जो है उल्लेख किया गया है, ये पूछ सकता है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे R5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसे R5 के नाम से जाना जाता है। देखेंगे हम किसको जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, ब्रिक्स है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, और क्या है, आसियान है, और सार्क है, ठीक है। सार्क, आसियान, ये सब जो हैं इसके हैं, बिम्स्टेक, ये सब इसके नाम हैं। तो बताइए फटाफट क्या है, R5 के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, आपका टॉपिक ब्रिक्स भी है,
ठीक है, हमने नाटो देख लिया और G20 देख लिया। अब हम ब्रिक्स को देखेंगे, जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के अलावा भी फैक्ट देखेंगे। अब अभी आपका जो है यही तरीका है सही तरह पढ़ाई करने का। टाइम कम है, कम टाइम में आप सारे फैक्ट उठाइए और क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस पे अब ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, टॉपिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। तो क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक ग्रुप है। और इसमें कौन कौन आता है, देश कौन कौन से आते हैं? जो ब्राज़ील, चलिए इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले, अब देखेंगे हम इसको दूसरे उससे। तो कौन कौन से देश आते हैं इसमें? ब्राज़ील, फिर जो है आ जाएगा रूस, फिर आएगा इंडिया यानी कि भारत, फिर आएगा चाइना यानी कि चीन। तो हमने सीक्वेंस में ही दे दिया। तो शुरुआत में यही चार थे, ठीक है, शुरुआत में यही चार थे। जब इसकी स्थापना होती तो इन्हीं चार देशों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तब ये ब्रिक था। क्या था? इसका नाम था ब्रिक, ठीक है, तब ब्रिक था। और जो पांचवा देश है ये जुड़ता कब है? तो ये जुड़ता है बाद में जुड़ता है। और ये कौन है जुड़ने वाला? साउथ, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो जो दक्षिण अफ्रीका ये बाद में जुड़ा है। और दक्षिण अफ्रीका के जुड़ते ही क्या बन गया? ये ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया? जैसे दक्षिण अफ्रीका जुड़ा इसमें तो ये बन जाता है ब्रिक्स, क्योंकि इसमें एस लग जाता है, ब्रिक्स। ये भी एक फैक्ट रखेंगे, पहले ब्रिक्स था फिर ब्रिक्स हो गया। और जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 2009 में होती है इसकी स्थापना। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल किया गया था इसमें। तो देख लेते हैं, इसकी स्थापना 4 देशों के द्वारा होती है स्थापना, ठीक है, 4 देशों के द्वारा होती है, वो हमने आपको बता दिए हैं, इन 4 देशों के द्वारा होती है। और कब होती है? तो ये 2009 में होती है, 2009 में होती। उभरती हुई आर्थिक जो अर्थव्यवस्थाओं का, देशों का ये ग्रुप है, ठीक है। स्थापना 2009 को होती है। और जो है दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका शामिल कब हो जाता है? ये हो जाता है 2010 में। 2010 में जो है ये शामिल हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है और इसका नाम जो है ब्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा देश विकासशील नहीं है? इनमें यानी कि यहाँ हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ब्रिक्स देशों में कौन सा देश जो है विकासशील नहीं है? भारत नहीं है, चीन या रूस या फिर ब्राज़ील। तो कौन सा देश इसमें विकासशील नहीं है और नौ औद्योगिकृत देश के कैटेगरी में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है यहाँ पर? रूस। ये विकासशील नहीं है। यही एक देश जो है जो कि विकासशील या नौ औद्योगिकृत के देश की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूस को छोड़कर, यहाँ लिख लेते हैं रूस को छोड़कर ये जितने सभी देश हैं, यानी जो इसमें सम्मिलित हैं, अन्य 4 सभी देश क्या हैं? नौ औद्योगिकृत एवं विकासशील हैं, एवं विकासशील देश हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ रूस को छोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि कौन सा देश औद्योगिकृत नहीं है, या कौन सा देश विकासशील नहीं है, या फिर कौन सा देश इसमें जो है विकसित है। ऐसे भी आ सकता है कौन सा देश विकसित है इनमें, तो रूस आएगा। यही अकेला जो है एक इन कैटेगरी में अलग है, बाकी 4 एक ही कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन कैसे भी दे आपको आ जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, चीन में हुआ, रूस में हुआ या फिर ब्राज़ील में हुआ? तो 13वां शिखर सम्मेलन जो है भारत में होता है। 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? भारत में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो यदि हम 14वां की बात करें कि 14वां जो है, तो ये चीन में हुआ था, ठीक है। चीन में कहाँ हुआ था? 14वां शिखर सम्मेलन किसका? ब्रिक्स का। 14वां शिखर सम्मेलन जो है चीन में होता है।
और 15वां कहाँ पर? ये जो 14वां शिखर सम्मेलन होता कब है? 2022 में होता है। कहाँ पर? चीन में 2022 में होता है। तो भारत में 13वां जो शिखर सम्मेलन कब कंडक्ट किया जाता है? 2021 में। ठीक है। 15वां की बात करें तो 15वां का जो है इसी साल 2023 में अगस्त में हुआ था। कब हुआ था? 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। ठीक है। 15वां शिखर सम्मेलन जो है, सम्मेलन कर लेते हैं, उसी की बात चल रही है, आप पता है आपको। 15वां सम्मेलन कहाँ होता है? ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। दक्षिण अफ्रीका में होता है। और इसमें जो है इस शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जो है हिस्सा लिया था, नरेंद्र मोदी जी ने। और ये होता कब है सम्मेलन? 22 से 24 अगस्त के बीच में जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है ये कंडक्ट किया जाता है। और इसमें क्या है, जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था 22 से 24 अगस्त के बीच में, और हुआ कब था? ये 2023 में, अगस्त 2023 में हुआ था। ठीक है। इसको पहले हम सेपरेट करते हैं। ये हुआ था 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त 2023 में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो है अफ्रीका और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो राजनयिक संबंधों की 3वीं सालगिरह का प्रतीक भी है ये। तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो राजनयिक संबंध हैं तो उसकी 3वीं सालगिरह थी ये, जो 15वां शिखर सम्मेलन है इसी बीच में, ये 3वीं सालगिरह भी इस ईयर में थी। और इसका जो उद्देश्य की बात कर लें, हर किसी का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पे हम देख लेते हैं किस उद्देश्य को लेकर के ये चल रहा है। तो एक तो सबसे मेन बात है ये कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है, जो तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं उनका ये समूह है ब्रिक्स। ठीक है। तो कभी कभी उल्टा आ जाता है कि जो इसमें गरीब देश शामिल हैं या अल्प विकसित देश शामिल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले ये 5 देशों का समूह है। उद्देश्य क्या है इनका? तो आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना, यानी कि आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है। आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है। गति देना इनका काम है। और क्या है? गरीबी उन्मूलन भी इनका कार्यक्रम है। ठीक है। इसको भी इस अपने उद्देश्य के अंतर्गत रखा है कि गरीबी उन्मूलन पर जो है इनको काम करना है। गरीबी उन्मूलन, इस पर भी ये काम करेंगे। तो 2 यहाँ मेन पॉइंट हैं। आर्थिक जो आपसी सहयोग से आर्थिक विकास को गति देना, ठीक है, गति देना, और गरीबी उन्मूलन पे कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में, या 7 दिसंबर 1985 में, या फिर 9 दिसंबर 1985 में, या फिर 10 दिसंबर 1985 में। क्वेश्चन यहाँ पर जो है मंथ भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और सार्क का यदि हम पूरा नाम देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है इसका। और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो स्थापना की बात करें हम, सार्क की स्थापना कहाँ पर होती है? ये जो ढाका बांग्लादेश में होती है। कहाँ पर होती है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, यहीं पर होती है। बांग्लादेश यहाँ पर होती है। यहाँ पर इसकी स्थापना जो है ढाका में होती है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय की बात करें तो ये जो है मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। और आगे हम बात करें, ये मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। इसमें देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये क्या है? 7 देश। 7 देश इसके जो है संस्थापक सदस्य देश होते हैं। और 8वां कब जुड़ता है? अफगानिस्तान।
अफ़गानिस्तान जो है ये 8वां देश है जो कि कब जुड़ा है, 2007 में जुड़ा है। और यहाँ पर 2007 दिया गया है और 2007 ही करेक्ट है। अगर 2007 है तो आप वही टिक करेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 2008 दिया गया है, तो यदि 2007 ना दिखे तो आप 2008 भी टिक करेंगे। यदि 7 ना हो तब, 7 है तो आप 2007 ही टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब 8वां देश कौन सा जुड़ा है, अफ़गानिस्तान जुड़ा है और 2007 में जुड़ा है ये। और इसका क्या है कि 2005 में अफ़गानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में संगठन में शामिल करने की सहमत बन गई थी और 2007 में इसको शामिल कर लिया जाता है। अब टोटल संख्या कितनी है इसकी, 8 देश हैं इसमें, पहले 7 से अब 8 देश जो हैं टोटल हो गए हैं और 8वां कौन है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो क्षेत्रीय एकता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। ये संगठन कैसा है तो राजनीतिक और आर्थिक है, ध्यान रखेंगे आप। संगठन कैसा है ये तो राजनीतिक और आर्थिक है, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि सैन्य संगठन है और दूसरी तरह के संगठनों पे दे देता है, तो ये राजनीतिक और आर्थिक जो है संगठन है, क्षेत्रीय है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2006 में सार्क द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की जाती है, ठीक है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसकी शुरुआत की जाती है। इसको साफ्ता बोलते हैं, साफ्त में शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं कि साफ्ता बोलते हैं। साफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है किसका होता है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या है कि जो इनका एरिया है साउथ एशियन का, ये व्यापार के लिए मुक्त बना देना, ये जो है इसका मकसद है। तो साफ्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो जाता है, यानी कि 1 जनवरी 2006 से प्रभावित हो जाता है। यदि हस्ताक्षर की बात आए कि इस पर सबने हस्ताक्षर कब किए थे, तो इसको हस्ताक्षरित 2004 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 2004 हस्ताक्षर का भी आता है और क्वेश्चन जो है लागू होने का भी आता है। उद्देश्य क्या है तो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। इसका नाम क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका नाम है। किसके क्वेश्चन आता है, किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्ता बनाने का निर्णय लिया, तो साफ्ता जो है सार्क के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। इसका जो है निर्णय लिया गया, इसको बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, सार्क के द्वारा। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र कायम करने के उद्देश्य से इसका निर्णय जो है लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2006 को ये लागू हो जाता है। हस्ताक्षर किया गया है 2004 को किया गया है हस्ताक्षर, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या हैं, नीचे सब लिख रखा है ताकि आप जो है अच्छे से इसको देख सकें। उद्देश्य इसके हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र कायम करना, कहाँ, दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुक्त व्यापार जो है कायम करना, मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना इन देशों के मध्य, दक्षिण एशियाई देशों के मध्य। यहाँ पर क्षेत्र नहीं होगा, देशों होगा, तो देशों के मध्य जो है मुक्त व्यापार कायम करना, ये इसका जो है उद्देश्य है। और जो दक्षेश है, दक्षेश यानी कि सार्क, सार्क की कार्य पद्धति का आधार क्या है, इसका आधार है आम सहमति। क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षेश की कार्य पद्धति का आधार क्या है, तो आधार है इसका आम सहमति, आम सहमति, ये इसका जो है आधार है। तो हमने इसके बारे में, सार्क के बारे में क्या क्या देखा कि इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को होती है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना ढाका में होती है, बांग्लादेश में है। और मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, जो कि नेपाल में है। काठमांडू में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 7 देश इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2007 में जुड़ता है, ये 8वां सदस्य देश है इसका। और जो है अब इसमें जो है टोटल 8 देश हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। संगठन जो है ये एक प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक है, तो राजनीतिक और आर्थिक ये संगठन है, क्योंकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य
कार्य है। 2006 में इसके द्वारा जो है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? दक्षिण के द्वारा, यानी कि सार्क के द्वारा, जिसका नाम है साफ्ता। साफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ लेता है क्वेश्चन में, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, 1 जनवरी 2006 से ये एग्रीमेंट जो है लागू हो जाता है। और हस्ताक्षरित कब किया जाता है? 2004 में किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? जो साफ्ता है, जो फ्री ट्रेड रीजन के लिए जो ये बनाया गया है संगठन, तो इसके उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र कायम करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। दक्षेश की कार्य पद्धति क्या है? दक्षेश की कार्य पद्धति की बात हो रही है यहाँ पर। दक्षेश की कार्य पद्धति का आधार क्या है? तो आम सहमति है। आम सहमत जो इसकी कार्य पद्धति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? जो आसियान संगठन है इसका जो है कौन सा देश संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और म्यांमार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, म्यांमार। ये जो है संस्थापक सदस्य नहीं है, क्योंकि संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, ये 5 सदस्य जो है क्या है? संस्थापक सदस्य हैं। और 5 सदस्य आज की डेट में इसमें 10 हैं टोटल, तो 5 सदस्य बाद में जुड़ते हैं और इनका सीक्वेंस भी पूछता है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। उससे पहले देख लीजिए कि आसियान जो है ये संगठन है क्या। तो इसके अगर हम बात करें स्थापना कब होती है, तो आसियान का गठन 8 अगस्त, देखो सार्क का हुआ था 8 दिसंबर में। सार्क की डेट में 8-8 बहुत है, 8 दिसंबर और 85 यानी कि 85 उसमें आता है, और 1985 आता है, तो 8-8 2 बार आता है, वो ध्यान रखेंगे। और ये होता है 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान जो है 8 अगस्त को होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1967 में इसका जो है गठन होता है। 1967 में इसका गठन या स्थापना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका होता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है? तो ये बैंकॉक में हुआ था इसका गठन। जो बैंकॉक है कहाँ पर? बैंकॉक है कहाँ? जकार्ता। ठीक है, बैंकॉक जकार्ता बता रही हूँ, थाईलैंड। बैंकॉक है ये कहाँ? थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक में इसका जो है गठन किया जाता है। इसका मुख्यालय की बात कर ले तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है इसका मुख्यालय है। यदि हम बात करें इसके कौन कौन से संस्थापक सदस्य हैं, तो संस्थापक सदस्य यहाँ हमने लिख दिए हैं कौन कौन से हैं। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है जो कि पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, मलेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। और जो बाद में जुड़ने वाले सदस्य हैं इनको सीक्वेंस में पूछता है। तो सबसे पहले है 1984 में जो है इससे कौन जुड़ता है? ब्रुनोई। ये जो है ब्रुनोई कब जुड़ता है? ये जुड़ता है 1984 में। 1984 में ब्रुनोई जुड़ता है। फिर जो वियतनाम कब जुड़ता है? 1985 में जुड़ता है। वियतनाम कब जुड़ता है? तो ये जुड़ता है 1995 में जुड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका एक ग्रुप जुड़ता है, तो ग्रुप को पूछता है, तो ये ग्रुप जुड़ता है लाओस और वर्मा, ये 1997 में जुड़ता है। तो इसके बारे में कि कौन सा एक जो है ग्रुप के साथ जुड़ा था, तो लाओस और वर्मा यानी कि म्यांमार कह लें आप, चाहे वर्मा कह लें, वर्मा यानी कि म्यांमार, ये कब जुड़ता है? 1997 में जो है ये जुड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये क्या पूछता है कि जो है
आसियान में जो सदस्य होते हैं इनके कौन सी जोड़ी नहीं है, तो अलग अलग नाम दे देंगे। तो जोड़ी में एक ही 2 ही देश जो है जोड़ी के रूप में जुड़ते हैं, कौन है? लाओस और वर्मा। इसको ज़्यादा म्यांमार के रूप में पूछते हैं, तो अब म्यांमार ध्यान रखेंगे, वर्मा म्यांमार। तो ये जो है जोड़ी है, क्या है? जोड़ी है। तो ये जोड़ी पूछे कि जोड़ी के रूप में कौन जुड़ा था या कौन सी जोड़ी सही है, तो यही जोड़ी सही है, लाओस और म्यांमार या फिर वर्मा, जो भी आ जाए वहाँ पर, ये जोड़ी इसकी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, लाओस, वर्मा, ये म्यांमार, ये एक जोड़ी के रूप में जुड़ा था, यानी कि दोनों साथ जुड़े थे, लाओस और वर्मा या फिर म्यांमार 1997 में जुड़े थे, और इसको जोड़ी के रूप में देखा जाता है। कौन सी जोड़ी सही है कौन सी नहीं, ऐसे करके सेग्रीगेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। और ये जो है आसियान है क्या, तो अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। तो ये दक्षिण दल जो है, आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, ठीक है। और इसमें जो है उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास व समृद्धि को बढ़ावा देना इसका है, और शांति और स्थिरता को कायम करना। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक विकास, समृद्धि को बढ़ावा और क्या है? शांति और स्थिरता को कायम करना, ठीक है। शांति और स्थिरता को कायम करना, ये जो 2 इसके मेन पॉइंट हैं। देखो इसका एक आदर्श वाक्य भी है। आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन आइडेंटिटी और क्या है? वन कम्युनिटी। ये जो इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये इसका आदर्श वाक्य है। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती, इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा आसियान का, हमने सारे पॉइंट देखे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं, जितने भी हमने देखे हैं, नाटो, G20, आसियान, सार्क, और जो भी देखे हैं हमने, ये सारे आपके यूनिट 14 में जो टॉपिक दिए गए हैं, रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन, इसी में इतने ही दिए हैं टॉपिक, और वो सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, और पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किए हैं। तो पात्रता परीक्षा में इससे ऊपर कुछ जाने का चांस है नहीं, जितना मैंने यहाँ पर करवा दिया है इस टॉपिक में से, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। और पूरा टॉपिक हमने कवर किया है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वीडियो सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं, बल्कि यूपी, TGT, PGT या फिर अन्य स्टेट या अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं या दूसरे भी एग्ज़ाम हैं जिसमें ये टॉपिक हैं, उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट को कवर किया गया है। जो बिहार स्टेट के एस्पिरेंट हैं, उनका तरीका इतने कम समय में, यही सही तरीका है स्टडी करने का, यही सही तरीका है रिवीजन लेने का। एक एक क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक फैक्ट उठाओगे 10 में कन्फ्यूजन बनी रहेगी। सारे एक टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट एक साथ उठाओ। तो ऐसे प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का टाइम वो आपके पास नहीं बचा है। आपके पास बचा है कि एक टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट एक साथ उठाओ।
यदि मेरी तरह आपने फॉलो किया अपने शेड्यूल को तो निश्चित है कि आप वहाँ बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वो जो मैं नहीं दे रही हूँ आप अपने आप से कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज उठाइए और सारे फैक्ट उनके एक जगह लिखिए और उनको मेमोराइज कर लीजिए। है अभी इतना टाइम है, आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, उसको सिर्फ एक सही वे में लेके जाने की ज़रूरत है, सही तरीके से रिवीजन करने की ज़रूरत है, और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यदि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं अगर मेरी टेक्निक को फॉलो किया तो निश्चित है कि उनको 110% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, यदि इस तरीके से पढ़ाई की तो। और आप लोग जो बिहार स्टेट वाले हैं जिनकी पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे साइट पे जाकर के देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, और तो आप अपना पॉलिटिकल साइंस का डेट वगैरह ये सब शिफ्ट वगैरह ये सब थोड़ा सा नॉलेज हमें दीजिए। मैंने ये जो आपका सिलेबस है ये तो किया है डाउनलोड, बट और चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए पॉलिटिकल साइंस वाले कि कब कब आपका क्या क्या है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक फटाफट दे दूँगी। ये सारी वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप जो है स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं टॉपिक दे रही हूँ इन टॉपिक तो इन्हीं के अकॉर्डिंग कर लीजिए, बाकी आप दूसरे टॉपिक भी इसी अकॉर्डिंग कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, इसी अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। और मेरी सारे वीडियोज़ पाने के लिए आप जो है ऑल पर क्लिक कर लें। एक मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो हमारी जाती है जो कि प्रीमियर होती है, लाइव हो जाती है, उसमें भी मैं बिहार स्टेट का ही दे रही हूँ। एक शाम को जाती है, उसके अलावा भी अगर मैं कर पाऊँगी तो एक दो बीच में भी कर दिया करूँगी। तो आप जो है ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। प्लस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी देखें उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेकर के उनके एक PDF जैसी बना लीजिए और एक जगह रखिए उनको, ताकि आपको रिवीजन करने में आप खोलें और रिवाइज कर लें, यहाँ वहाँ आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक ऑर्गेनाइज वे में काम कीजिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका पूरा सारा कुछ, ताकि लास्ट टाइम में आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप जा रहे हैं एक दिन पहले रिवीजन, आपको फटाफट सारा चीज़ों का विदिन फ्यू आवर आपका रिवीजन हो जाए, ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।